हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की अपडेट और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है, जिसे आप काफी हद तक पसंद कर रहे हैं। दुनिया भर में बहुत मुल्कों में लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हर तरफ से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज बिल्कुल अब इस वक्त जो है वो हालात ऐसा लगता है कि ज्यादा ये जंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब अमेरिका और हूथी वो तकरीबन आमने सामने आ गए हैं। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, हो सकता है हूथियों की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई हो जाए। ताजा खबर यह है कि आज सुबह सवेरे जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो अमेरिका और ब्रिटिश जहाजों ने हमला किया है यमन के अंदर हूथियों के कुछ ठिकानों पर। और उससे पहले उनका बयान आ चुका था कि अगर कुछ भी हमला हुआ तो वो अनआंसर्ड नहीं जाएगा, उसका मजबूती से जवाब दिया जाएगा। अब क्या कुछ हालात हैं। एंटनी ब्लिंकन अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर इजराइल से कहकर के गए हैं कि हिजबुल्लाह से लड़ाई मत करना। दूसरी बात, एक और बहुत ही अहम बात उन्होंने कही है वापस वॉशिंगटन पहुंचने पर। उन्होंने ये कहा है कि इस सब का हल ये है कि इस एरिया को स्टेबलाइज करने का हल ये है कि ईरान को आइसोलेट किया जाए। ये कुल मिलाकर के वो एक सफर का नतीजा उन्होंने बताया है। इसके अलावा क्या क्या ये जंग अभी फैलेगी, क्या कुछ होगा, अमेरिका और अमेरिका क्यों आखिर हिजबुल्लाह से इतना डरा हुआ है कि वो कहता है कि इजराइल उससे ना लड़े। ये ऐसे ऐसे सवालात हैं कि अब से 7 अक्टूबर से पहले अगर कोई ये कहता कि हमास और हिजबुल्लाह का सामना ना इजराइल कर पा रहा है ना अमेरिका, तो शायद ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात कही जा रही है हकीकत के खिलाफ। लेकिन अब ये ऐसा सामने आ रहा है। इस सब पर बात करने के लिए और खास तौर पर इजराइल के खिलाफ हेग में मुकदमा चल रहा है, जिसमें ऐसा लगता है कि इजरायली मीडिया ने यह कहा कि अगर हमारे खिलाफ एक इंटरिम ऑर्डर भी आ गया तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी दुनिया भर में। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार थैंक वर्ल्ड को यू। आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमें वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि अब जिस वक्त आईसीजे में मुकदमा और अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर की विजिट, उस इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, किस नतीजे की तरफ जा रहे हैं वाकयात? देखिए, इसमें ये जो वार स्ट्रेटजी शायद अमेरिका और इजराइल जो है वो चेंज करना चाहता है। वो किसी न किसी तरीके से इस वार में ईरान को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि जो हौतीज है, हिजबुल्लाह है, हमास है, अब रिसेंटली जो है पिछले कुछ दिनों से इंटरनेशनल मीडिया में जो खासकर वेस्टर्न मीडिया है, ये तासुर इनको सारी सबों को ईरान बैक कर रहा है इस वार में। चूंकि गाजा में जो इनके डिजायर्ड गोल्स थे वो इनको अभी तक अचीव नहीं हुए हैं। यहाँ से केस भी जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है, जहाँ कल इसकी पहली प्रोसीडिंग हुई है और बड़े सख्त जो है अल्फाज वहाँ पर इस्तेमाल हुए इजराइल के खिलाफ। इसमें दूसरे कंट्रीज ने भी इस केस की हमायत शुरू की है, जैसे कि इंडोनेशिया, पाकिस्तान ने भी कहा हम फुली सपोर्ट करें। यहाँ दूसरी तरफ क्या करता है कि अमेरिका की ये कोशिश है कि सऊदी अरब, कतर या दूसरी जो कंट्रीज है उनके बारे में इजराइल को कहता है उनकी तरफ दो ही कंडीशन है। वो चाहते हैं कि आपके साथ ताल्लुकात अच्छे रहे, लेकिन उनको कुछ दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए। इसलिए स्केल डाउन करो वार को, जो किसी हद तक यानी कि नॉर्दर्न गाजा में कुछ लोगों की वापसी भी शुरू हुई है, कुछ कमी भी कर रहे हैं। और दूसरी बात ये जो कहा है, जैसे प्रेसिडेंट बाइडेन को जब प्रोटेस्ट हुआ एक मीटिंग में तो उसने कहा आई वांट इजराइल टू गेट आउट ऑफ गाजा, जो उसने ओपनली कहा है। अब चूंकि जो उनके मकासद थे वो एक भी उस लिहाज से पूरा नहीं हुआ,
ना गाजा में वो हमस को खत्म कर सका, न जो होस्टेज थे उनको भी बाजियाबी उनके लिए पॉसिबल नहीं हुई। अब वो क्या चाहते हैं, अब ये स्ट्रेटजी में ये चेंज कर रहे हैं। आप देखिए अमेरिका और इजराइल ने अभी जो है कितने लोगों को, हिजबुल्लाह के लोगों को मारा, हमस के जो लेबनान में यहाँ है, करमान शरीफ में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें 100 के करीब मारे गए, बगदाद में भी वहाँ पर हमला किया गया, और इजराइल सीरिया में जो भी उनको लगा, चाहे वो हमस के थे या दूसरे ग्रुप्स के थे, उनको भी टारगेट बनाया जा रहा है, ताकि जो फोकस है, जो इंटरनेशनल कंडेमनेशन हो रही है इजराइल के गाजा के मामले में, उससे शिफ्ट हो जाए। और ये फिर से कोशिश की जा रही है, जैसे चाइना ने पिछले साल एक अच्छी कोशिश की, कामयाब कोशिश की कि सऊदी अरबिया और ईरान के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रेस्टोर करने में वो कामयाब हुआ। इस कोशिश को नलिफाई करने के लिए एक बार फिर अमेरिका एक चाल चल रहा है, जिसमें वो ये कोशिश कर रहा है कि इजराइल को कहता आप यहाँ पर इंटेंसिटी वार की कम करो और फोकस दूसरी जगहों पर करो, ताकि हम किसी न किसी तरीके से ईरान को इसमें ड्रैग करेंगे। लेकिन हमें इस वक्त अप्रिशिएट करना चाहिए ईरानी लीडरशिप पे, जिन्होंने सब्र तहम्मुल से काम लिया है। उन्होंने वो बार बार ये कहते हैं हमें किसी भी तरीके से हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी किस्म का इमदाद नहीं दे रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं ताकि अगर वो इसमें किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व, वो अमेरिका की कामयाबी होगी। ये जो अमेरिका ने हूतीज के यमन में हमला किया, जिसमें 7 जो मर गए, वहां पर लोग मर गए, या ईरान ने एक सीज किया है, एक शिप किया है, वो उनके कब्जे में आया है। इससे पहले जो कल जो हूतीज की तरफ से जो इन्होंने बोट भेजे, ड्रोन्स भेजे, मिसाइल अटैक किया, और एक जहाज को जिसमें किसी हद तक उसमें थोड़ा बहुत डैमेज भी हुआ है। लेकिन ये सिर्फ ये है, इसका फोकस सिर्फ ये है कि इजराइल को कोई ब्रीदर दे। इजराइल इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो फोकस है गाजा से हटाकर वहां पर वो बराबर बॉम्बिंग कर रहा है, तबाही कर रहा है, बर्बादी कर रहा है, वहां से हटकर ये दूसरे इलाकों में जाए। लेकिन अब इसका जो है, अगर वार बढ़ गया तो इसमें जो है सारी कंट्रीज जो है वो इससे इस आग से नहीं बच जाता है। आए दिन जो इसके नेबरिंग कंट्रीज है, अरब कंट्रीज, चाहे जॉर्डन या किसी दूसरी लगल, वहां पर मुजाहिरे हो रहे हैं अरबों की में, उनमें एक है। लेकिन फिर भी ये कुछ अरब कंट्रीज की जो है लीडरशिप, वो इस हालत में भी चाहते हैं कि इजराइल के साथ उनके ताल्लुकात किसी न किसी तरीके से बन जाए। लेकिन क्योंकि उनको कुछ लोगों को दिखाना है, वो कहते हैं एक जो फलस्तीनियन स्टेट का जो मसला है, जैसे ब्लिंकन ने खुद भी कहा है, यही मौका है। और दूसरा ये कि वार खत्म करे। तीसरी बात जो सबसे अहम है, इजराइल को अब खुद लग रहा है कि इतने महीने चलाया वार, तो कुछ तो उनका जो हुआ, एक तो तबाही तो हो गई, वो दूसरी बात है। लेकिन जो इनके मिलिट्री गोल्स है, मिलिट्री गोल्स तो कुछ अचीव नहीं किए। उनको ये लग रहा था हम बॉम्बिंग करेंगे ताकि लोग वहां से करेंगे रिवोल्ट हमस या दूसरे इस्लामिक जहाद के खिलाफ। लोगों ने नहीं किया, मर गए, वो उनके तबाह हुए, बच्चे हो गए, 10,000 से ज्यादा बच्चे हुए, 7-8 हजार के करीब औरतें मर गई। लेकिन किसी ने उनके खिलाफ नहीं किया, बल्कि सपोर्ट ही दिया उनको। जहां पर भी उनको वो नाकामी हुई है, इसलिए उनका ये है कि लेट अस दूसरे मुल्क के जो इस एरिया में दूसरे कंट्रीज है, इनको ड्रैग करो, इनको एंगेज करो, इफ नॉट फुल्ली इनको ऐसे रखो ताकि यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा फोकस। और ईरान चूंकि पहले से ही वेस्टर्न मीडिया और इजराइल जो है, उनके लिए ईरान नंबर 1 एनिमी है, उनके लिए अरब नहीं है। अरब आर देयर एलाइज,
ये हमें ये पहले भी थे, अब पहले वो चुप चुप कर रहे थे, अब तो ओपनली वो कर रहे हैं। उनको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है ईरान से होती है, इसको इसलिए वो चाहते हैं कि इसको टारगेट बनाया जाए, ताकि वेस्टर्न कंट्रीज को जो अपने ऑब्जेक्टिव्स है इस कंट्री के बारे में वो किसी हद तक वो अचीव करना चाहते हैं, लेकिन प्रेजेंटली वो इसमें नाकाम हो गए हैं। अच्छा शेख साहब, दो खास बयान जो अभी पिछले 3-4 दिन में आए, एक तो सऊदी अरब के एम्बेसडर यूके में उन्होंने प्रिंस खालिद बिन बंदर ने ये कहा कि जंग के बाद हम अब भी ख्वाहिशमंद हैं इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए। उससे आगे भी कुछ और कहा उन्होंने, 2008 से हम इजराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, तभी से हम नॉर्मलाइज करने के लिए तैयार हैं। एक तो ये बयान। दूसरा बयान एंटनी ब्लिंकन का कि ईरान को आइसोलेट करो तभी ये मामला, ये इलाका स्टेबल हो सकता है। अब वो स्टेबल के मानी उनका तरीका यह है कि इजराइल का कब्जा मान लिया जाए और फिलिस्तीन को भूल दिया जाए। चूंकि वो जिस तरह से तकरीबन 25,000 लोग मारे जा चुके, उनको इजराइल को अमेरिका ने सपोर्ट किया है। तो अगर उसकी नजर में अमन यही है जो इजराइल कर रहा है, तो वो इसी तरह का स्टेबिलिटी चाहते हैं। लेकिन ईरान को आइसोलेशन की बात अमेरिका की तरफ से कहा जाना, सऊदी अरब में मुलाकात के बाद, और सऊदी एम्बेसडर का यह कहना कि हम इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन के लिए अब भी दिलचस्पी रखते हैं, इसको किस तरह से समझा जाए? क्या वाकईन ईरान को आइसोलेट कर पाएंगे ये? देखिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये सिर्फ नहीं कि जो सऊदी एम्बेसडर जो लंदन में है खालिद बिन बंदर, उसका एक स्टेटमेंट तो आया, इसके अलावा जो उन्होंने बातचीत वो जो एक सिटी में गया था जहां टेंट में था, क्राउन प्रिंस के साथ जो मुलाकात हुई, उसके बाद ये कहा कि अरब कंट्रीज, जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर को कहा गया कि अरब कंट्रीज आपके साथ नॉर्मल रिलेशन रखना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए ये परेशानी है, उनके दो चीजें आप मानिए जो किसी हद तक प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू ने एग्री किया इसमें। एक तो वार बंद कीजिए गाजा में, दूसरा किसी भी तरीके से इजराइल फलस्तीन स्टेट का जो है उस मसले पर उन्होंने ऑलरेडी जो है फलस्तीनियन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, उसको भी ये कहा कि आपको गियर अप होने की जरूरत है, आप जो है आपके खिलाफ जो रोष है इसको खत्म करने की जरूरत। इस जो दूसरा बयान दिया था, एक्चुअली क्या एक बार 2007-8 में एक प्लान चला जिसमें परवेज मुशर्रफ भी इन्वॉल्व थे। उन्होंने कहा था कि सारे OIC कंट्रीज जिनकी तादाद अब 57 के करीब है, वो इसराइल को तस्लीम करेंगे साइमल्टेनियसली इफ दे आर रेडी टू एक्सेप्ट पैलेस्टीनियन स्टेट, 2 स्टेट फार्मूला मानेंगे। ये एक फार्मूला चला और इसकी सपोर्ट जो है उस वक्त सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट ने भी किया था, और इसी को ये लेकर उसके बाद चूंकि ये आगे तो बात नहीं चली, लेकिन इनडायरेक्टली ये जो पहले, अगर आपने खुद एक प्रोग्राम में कहा था, प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू पहले, इससे पहले भी इजराइल के जो है सीक्रेटली दे विजिटेड सऊदी अरबिया की जो पोर्ट सिटी में, वहां पर मुलाकातें भी हुई, एवरीथिंग हुआ था। लेकिन बीच में जो थोड़ी बहुत तब्दीली आई थी सऊदी अरब के अप्रोच में, इट वाज जब उसको रिबफ किया था प्रेसिडेंट बाइडेन ने, खशोगी के मसले पर किया था या दूसरे मसलों पर, ह्यूमन राइट्स पर, तो वो चाइना और रूस की तरफ वो उसका ध्यान जा रहा था। तो उसके बाद उन्होंने इसमें भी ये जो उनका एजेंडा था उसको भी डिले किया, वरना अगर स्मूथ रिलेशंस होते तो सऊदी अरब भी उसी वक्त में भी 5-6 महीने बाद में, जैसे उस वक्त जो किया बहरीन ने किया, UAE ने किया, सूडान ने किया, वो भी करता। लेकिन ये हकीकत है इनकी, यानी कि इट हैज एक्सपोज के इनके पास वो चाहते हैं ताल्लुक मोर देन व्हाट इजराइल डिजायर्स, उसमें दो राय नहीं। अच्छा शेख साहब, क्या महमूद अब्बास एक ऐसा शख्स है जिसे जैसे चाहो इस्तेमाल कर लो? इसी जंग के दौरान नेतन्याहू ने एक बयान दिया कि हमास और
फिलिस्तीनियन अथॉरिटी, दोनों का मकसद इजराइल को तबाह करने का है। उसने ये कहा कि हमास फौरी तौर पर हमें तबाह करना चाहता है, हमारे वजूद को खत्म करना चाहता है, और फिलिस्तीनी अथॉरिटी हमें फेजेस में मरहलेवार खत्म करना चाहता है। तो क्या ये कभी दोस्त कभी दुश्मन, ये कैसे चलेगा? देखिए, ये पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट था। इनको पता है वो हमेशा जो है महमूद अब्बास हमेशा ही हैज बीन इन द गुड बुक्स ऑफ वेस्ट, अमेरिका के गुड बुक्स में रहा है, इसीलिए हालांकि नाउ ही इज एज्ड इन 80s में है और वो ज्यादा वो काबिल भी नहीं है। उसको बीच में अरब कंट्रीज ने उसको भी अबंडन ही किया था। अब्राहम इकार्ड के बाद जब उसने थोड़ी बहुत रिजल्टमेंट दिखाई, उसको पूछता भी नहीं कोई। और इसके इलाके में वेस्ट बैंक में आप जो जितना अल-फतह ग्रुप पॉपुलर था, इसकी पॉपुलरिटी तकरीबन 0 तक पहुंच गई। अब वहां भी जो दूसरे ग्रुप से वो इतने पॉपुलर हो गए, खासकर जो पिछली बार जो वहां पर जो इजराइल ने वहां पर रेड्स किए और कई दिनों तक वो रेड करते रहे, तो इस वजह से वहां पर भी उसकी पॉपुलरिटी खत्म हो रही। अगर आप देखेंगे आए दिन वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हम्स के सपोर्ट में जो है रैलीज निकलती है। आए दिन इजराइल के फोर्सेस वहां जाते हैं, चाहे नबलूस जाते हैं, चाहे अल खलील या दूसरे जगहों पर जाते हैं, वहां पर जवानों को पकड़ते हैं, 5-6 को हला करते हैं, बाकियों को गिरफ्तार करते हैं। लेकिन वो एक ऐसा है जिसको वो जो एक मोहरा है जिसको वो जहां चाहे वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इनको लग रहा है कि अगर वो आ भी जाएगा तो उसका तो रोल तो कुछ नहीं रहेगा। बाकी उसकी अभी भी कहते हैं फ़लस्तीनियन अथॉरिटी में जो सिक्योरिटी वहाँ की फ़लस्तीनियन अथॉरिटी है, दे आर वर्किंग इन टेंडम विद इजरायली सिक्योरिटी फोर्स, वो भी उनको पकड़ने में मदद करते हैं। तो इसलिए उनके लिए ये बेहतर यानी कि अल्टरनेटिव है। अब वो किस हद तक करेंगे वो तो अभी यहाँ भी क्लियर पिक्चर नहीं है, वो तो फ्यूचर पर पड़ेगा कि यहाँ पर कब ये पूरी तरीके से हाल्ट होगी एट्रोसिटीज, फिर एक नया क्या यानी कि इवॉल्व कैसे रहेगा। हालांकि इन्होंने कल ही इजराइल ने मान लिया कि यूनाइटेड नेशंस का एक टीम नॉर्दर्न गाजा जाएगी जो वहां पर एसेस करेगी डैमेजेस के बारे में, और उसका जो ग्राउंड वहां की जो हेल्थ एजुकेशन या दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बिल्डिंगों की क्या कंडीशन है, इसको इजाज़त दी गई। ये भी ब्लिंकन के मीटिंग के बाद ही ये तय हुआ है। लेकिन इजराइल अभी देखिए, आज एक नई न्यूज़ आई है कि ये जो रेड सी का तकरीबन ब्लॉकेड ही हुआ है, उसका ब्लॉक ही हुआ है, इसमें नहीं है। वो कहते हैं अभी तक $30 बिलियन का इसमें जो है नुकसान हुआ कंट्रीज में। एक रिपोर्ट ये भी आई है कि अगर ये ऐसा ही ब्लॉकेड कंटिन्यू रहा तो इंडिया को अलोन दे विल लूज ऑलमोस्ट 25 to 30 बिलियन डॉलर जो उनके जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं या एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं इस रास्ते से सिर्फ इंडिया को हो रहे हैं या दूसरे कंट्रीज। इसीलिए जो है इंडिया ने भी अपने जो वारशिप्स है गल्फ ऑफ एडन में भेजे हैं, और अगर शायद आपको पता है एक शिप को उन्होंने बचाया भी कुछ दिन पहले। लेकिन ये इतना आसान मसला नहीं है। ये मसला जो है हर एक डरता है वहां से, खासकर बड़ी कंपनीज, इनको नुकसान होता है जैसे। और उन्होंने जिस तरीके से ये आज पेपर्स में लिखा है, जिस तरीके से हूतीज ने ये अटैक किया, वो कहते हैं ये माइंड बॉगलिंग था। उनके भी समझ में नहीं। एक तरफ उन्होंने 10 के करीब ड्रोन भेजे, दूसरी तरफ बोट्स भेजे, तीसरी तरफ उन्होंने मिसाइल से किया, यानी कि मल्टीप्रोंग्ड अटैक था, जिसको वो कहते हैं कि हमने यूएस और ब्रिटेन के यानी कि नेवल एक्सपर्ट्स कहते हैं हमने इसको डिस्ट्रॉय किया। लेकिन कुछ कहते हैं जहाज को नुकसान भी पहुंचा है। और अगर यही नवीयत रही, इतनी प्रेजेंस होते हुए भी अगर हूतीज मैनेज टू अचीव देयर टारगेट, 1 में 10 में 1 या 2 में ही करेंगे, इट विल बी ए मेजर प्रॉब्लम फॉर ऑल कंट्रीज। एक रिपोर्ट आई है मिस्र से कि स्वेज नहर से जो उनको नेविगेशन से इनकम थी वो 40% नीचे गिर चुकी है, और बहुत और
कुछ ऐसी रिपोर्टें भी हैं कि इजराइल के हैफा और दूसरी जो बंदरगाहें हैं वहां जहाज आने जाने का सिलसिला तकरीबन बंद पड़ा हुआ है। तो अब उनके लिए भी जरूरतों की चीजों के कम होना शुरू हुई हैं। अच्छा, अब ये जो एक दिमागों का एक इसे बेवकूफी कहिए, जी जी, पागलपन कहा जाए या बेवकूफी कहा जाए, अब तक भी वॉशिंगटन में बैठे हुए लोग, तेल अवीव में बैठे हुए लोग क्या ये समझ रहे हैं कि जो हम प्लान बनाएंगे गाजा में वही होगा? हमास जो इस वक्त बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, वो अपनी कंडीशंस पे मामला हल करने की बात कर रहा है। क्या वो उसे इसी तरह से बिल्कुल, क्या वो हवा में उड़ जाएगा? क्या ये लोग अब तक भी नहीं समझे? इतना 3 महीने हो गए। देखिए, अगर आपने देखा कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं इजरायली फोर्सेस को चाहता हूं कि वो गाजा से निकले, ये इटसेल्फ के वो हमस को डिफीट, हमस रिमेन अनडिफीटेबल। हमस जैसे है ऐसे ही रहने दो, उसको अब मजीद मत करो, क्योंकि उससे जो है होस्टेज को रिलीज होने में सबसे बड़ा डेंजर वो है। एक तो ये अब शायद ये रियलिटी इजराइल ने भी माना। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से ही कहते हैं कि इस वार में जितना नुकसान इजराइल को हुआ है इतना अनइमेजिनेबल है, जो इनके मोसाद के हैं या फॉर्मर सिक्योरिटी चीफ्स है या दूसरे जो हैं इनके साथ, और जितनी कैजुअलिटीज और इंजरीज हुए हैं वो भी बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा जैसे आपने कहा इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है, बहुत सारी चीजें होती है, सारा सेटअप वो, एक तो ये उनको अब पता चला है कि उसके बगैर ही हमें किसी न किसी तरीके से पुल आउट करना है वहां से। अब फिर आइंदा क्या सिचुएशन रहेगी, जो भी इस वक्त भी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर किसी तरीके से गाजा के मसले पर डील करे वो हमास के साथ ही कर रही, चाहे वो कतर में करे, उसमें इजिप्ट इन्वॉल्व है, इनडायरेक्टली यूएस इन्वॉल्व है, चाहे वो होस्टेज के रिलीज के बारे में है, टर्की इन्वॉल्व है, बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है, वो तो उन्हीं के साथ कर रहे हैं। और तो जो अभी यूएन का जो एड आ रहा है उन्हीं के साथ डील की जा रही है, एड क्या दिया जाएगा एड ना। तो एक तो ये जो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, चाहे वो माने न माने, उनको इस वक्त इसी के साथ डील करना पड़ेगा। जब तक अगर वो अचीव कर सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, रिमोट है, तो देखा जाएगा उस वक्त क्या नई सूरत हाल इमर्ज हो जाएगी। लेकिन इस पूरे इलाके का अब सियासी नक्शा, जब मैं सियासी नक्शे की बात कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मुल्क बदल जाएंगे या टूट जाएंगे या नया मुल्क आ जाएगा, लेकिन जो ताकत का बैलेंस है, जो इस पूरे इलाके में ये समझा जाता था कि अमेरिका की मर्जी के अलावा यहां पत्ता नहीं हिल सकता, अब क्या ईरान, जिसको आइसोलेट करने के लिए झुंझला करके अमेरिका एक बार फिर कह रहा है, क्या अमेरिका ईरान की मर्जी के बगैर इस इलाके में अमन आ सकता है, इसे अगर इस तरह से देखना चाहें तो? देखिए, हमने पहले भी देखा है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर आपने देखी 2 कंट्रीज के बारे में, 3 कंट्रीज के बारे में, जब से ईरान और सऊदी अरबिया के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुए, यमन हूतीज के हमले और जो उनके वहां पर जो सऊदीज या यूएई के साथ चल रहा था, अगर इसमें तकरीबन पीस आ गया। दूसरी बात हिजबुल्लाह का मसला है लेबनान में। लेबनान में स्टेबिलिटी का इस वक्त अगर जो वहां पर तबाही हुई, इकोनॉमी तबाह हो गई, जो वहां पर क्राइसिस रही, अब अगर वहां पर पिछले 1-1.5 साल से बाय एंड लार्ज जो पीसफुल सिचुएशन है और थोड़ी बहुत इकोनॉमी तो इनकी तबाही हो गई थी, अगर कुछ इसमें हुए, उसमें भी हिजबुल्लाह इज अ स्टेबलाइजिंग फोर्स। अब और तीसरी और अहम कंट्री है वो सीरिया है। सीरिया का जो है 2011 में जो अरब स्प्रिंग के बाद वहां पर भी जो हुए स्टार्ट प्रोटेस्ट्स हुए, अगर टाइमली ईरान वहां पर मदद नहीं करता, बाय 2015 जो था इसकी गवर्नमेंट भी टॉपल हुआ होती थी, तबाह किए शहरों के शहर, चाहे थे होम थे या एलिपो या दूसरे शहर से,
थे। सिर्फ दमस्कस किसी हद तक और लटाकिया जो है वो किसी हद तक वो चूंकि वहां पर ही, लेकिन खत्म किया था। अगर बच गया वो अब जो है जिसको अब फिर से अरब कंट्रीज फिर से उनके साथ रेस्टोर कर रहे हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये इट इज बिकॉज ऑफ ईरानियन सपोर्ट बेसिकली। बाद में सोवियत यूनियन रशिया आया मदद करने के लिए। अब जो देखिए अब इवन इन इराक आप देखें नई जो इक्वेशन है जो अब इराक की गवर्नमेंट अब कहती है यूएस को आप विड्रा कीजिए वहां से। ये एक बड़ा खतरा जो है जो एक यानी कि जो अमेरिका की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ हो रहा है। और इसमें ये जो है सिर्फ गल्फ कंट्रीज है जिसमें 2-3 तो ज्यादा एक्टिवली अमेरिका के सपोर्ट में है, लेकिन दूसरे जो है बाय एंड लार्ज न्यूट्रल है। हालांकि दे आर हैविंग गुड रिलेशन विद अमेरिका, लेकिन वो नहीं इतना एक्टिवली जैसे कुवैत है, ओमान है, वो है उनका रहा है चूंकि दहाइयों से उनका रहा है, बट दे डोंट प्ले एनी एक्टिव रोल, उनके साथ किसी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये दिखा रहा है ईरान का इन्फ्लुएंस इज टू मच डियर। और इन्फ्लुएंस का माने ये है कि वो जो चाहते हैं वो होता है। एक इन्फ्लुएंस होता है, ऐसे ही वो उनके साथ फ्रेंडली कंट्रीज जैसे उन्होंने 2 चीजों में बड़ा डिसाइसिव रोल किया है, एक यमन में और सीरिया में। ये उनको इट इज एन आई ओपनर फॉर एवरीबॉडी टू सी हाउ मच इन्फ्लुएंशियल ईरान इज इन दिस रीजन। इसका कोई डिनाई भी नहीं कर सकता है। ये पूरे इलाके में एक तरह से ईरान स्टेबलाइजिंग फोर्स बनी, जिस तरह से आपने बताया यमन से लेकर के इराक और सीरिया, लेबनान और कुछ मुल्कों के बारे में आपने बताया कि वो बहुत एक्टिवली सऊदी अरब वाली लाइन पर नहीं जाते हैं, जैसे कुवैत, जैसे ओमान। तो अगर इस जंग के नतीजे में या जंग अगर आगे बढ़ती है, ये अरब हुक्मरानों की जो खामोशी है या इजराइल को सपोर्ट है, उस सपोर्ट से नाराज होकर के क्या इस इलाके में जो अवामी एक तरह से रिएक्शन है इजराइल को बाइकॉट करने वाला, वहां पे काफी जोरदार चल रहा है, उसका बहुत असर हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इन खलीजी मुल्कों में, अरब मुल्कों में या जीसीसी मुल्कों के लिए अगर खास तौर पर कहा जाए, तो वहां कहीं कोई तब्दीली की करवट आ सकती है? इन हालात तब्दीली की करवट जो है इसकी रिमोट चांस है। एक तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत छोटी है। बस अगर देखा जाएगा, पहले तो वो किसी बाहर वाले को तो सिटीजनशिप ही नहीं देते हैं। मसलन कतर है, 5-10-8 लाख लोग हैं। बहरीन ऐसा ही है। कुवैत में ज्यादा से ज्यादा 20-25 लाख होंगे। यही हाल यूएई का है। इनमें से सिर्फ थोड़ा बहुत बड़ी कंट्री जो है वो सऊदी अरेबिया है, जहां पर तकरीबन 1.5-2 करोड़ के करीब लोग हैं, और वो भी वास्ट कंट्री है, वहां तक कुछ गाँव। प्रॉब्लम ये है वो एफर्ड ही नहीं कर सकेंगे कि वो नहीं चाहेंगे इतना होते हुए दे में भी अगेंस्ट ईरान, लेकिन वो नहीं चाहेंगे इस वक्त कोई ऐसा कदम उठाने के लिए जो उनको भी डूबेगा, क्योंकि इनके डबल एजेड तलवार है उनको। एक तरफ लोग उनसे कि नाराज है कि वो क्यों नहीं ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों का एक है वहां पर रोज, जैसे आप कहते हैं बाइकाट हो रहा है, चीजों का हो रहा है, लोग ट्विटर पर जो करते हैं, एक आपको एक सेंटिमेंट नजर आ रहा है। दूसरी बात, अगर वो अलाइन टोटली हो गई, अगर ये जो बात ब्लिंकन कहता है कि ये अरब कंट्रीज इजराइल को कहता है, ये अरब कंट्रीज आपको ये 2 चीज कहते हैं, प्यार और मोहब्बत से उनका नहीं है। उनको पता है दिस इज द बेसिक डिमांड ऑफ पीपल ऑफ दोज कंट्रीज। इसीलिए वो मजबूर होते हैं कहने में, यूएन रेजोल्यूशन को सपोर्ट करने में, वरना वो रेजोल्यूशन को भी सपोर्ट नहीं करते। रेजोल्यूशन मूव करने में सारा कुछ करते, लेकिन ये इनको जो फैक्टर नजर आ रहा है कि अगर हम न करेंगे तो जो कुछ भी बचा कुचा है वो भी उनके साथ, इसलिए वो नहीं चाहेंगे कोई बिगर कॉन्फ्लिक्ट इस रीजन में हो।
वो भी अभी देखिए, जब ये सऊदी अरब और यूएई को कहा आप इस ब्लॉक का बने हिस्सा, जिसमें जो जहाज जो है पायरेसी या जिनको सीज करने की कोशिश की जा रही है, उनको दे रिफ्यूज, दे में भी, लेकिन उन्होंने ओपनली कहा वी वोंट बी पार्ट ऑफ दिस, ओपनली उन्होंने रिजेक्ट किया, क्योंकि उनको खुद पता है कि ये आर इनवाइटिंग ट्रबल। जो पहले उनको कोई राहत मिली है पिछले 1 साल से, जो हौतीज के हमलों से उनको जो राहत मिली है, जो पैसा वहां पर खर्च हो रहा था उनके लिए, उससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है, तो वो भी जाएगा उनसे। यानी अवाम के जज्बात, अरब अवाम के जज्बात फिलिस्तीनियों के साथ हैं, इजराइल के खिलाफ हैं, हुकूमतें जहां भी हों, लेकिन यह कि हुकूमतें भी खुल करके इजराइल की सपोर्ट में कुछ बात नहीं कह पा रही हैं। अजीब हालत है सरकारों की, अरब सरकारों की, कि एक तरफ इजराइल से और अमेरिका से दोस्ती भी निभानी है, दूसरी तरफ अपने लोगों के बीच में एक तरह से वो यानी वो बेचैनी और सैंडविच बनने जैसी हालत हो गई है। तो इस जी 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 आप देखिए इनकी ये हालत है, कितनी बार ये गए अमेरिका के पास, भाई ये जंग बंद करो, जब उन्होंने हेल्पलेस है, कर भी नहीं सकते हैं, कोई इनके पास कोई अच्छा, मुझे नहीं लगता जितने हमस के पास जितने आर्म्स एम्यूनिशन है, इतना इनका कंट्रीज के पास होगा या बनाया होगा। अभी हम देख रहे थे एक रिपोर्ट, इनके पास कैसे ये जो आए रॉकेट लॉन्चर्स हमस के पास कैसे टनल्स के जरिए या छोटे छोटे बोट्स के जरिए इन्होंने असेंबल किया, इन लोगों के पास वो भी नहीं है। वो भी सारा कुछ जो है इम्पोर्टेड है, वही चलाते हैं, वही उन्हीं का आता है और वही उसकी जो है ओवरहॉलिंग करते हैं। ये एक अलमिया है इन अरब कंट्रीज के लिए। वो कभी भी एक्सेप्ट इसमें था, इराक था, ईरान था, और किसी हद तक जो था इवन यमन ने जब वो पहले था सालेह अब्दुल्ला, कर्नल सालेह अब्दुल्ला जो मर गया, उसने बिकॉज ही वाज प्रो रशियन, उसने रशिया से बहुत मिसाइल, और जैसे गद्दाफी ने भी बहुत किया था आर्म्स। बाकी लोग उनके पास क्या था, लोगों के पास कुछ है ही नहीं। वो तो और है तो वो सिर्फ उन्हीं के हाथ में है, अमेरिकन ही उनको वही है ना कि वो $100 बिलियन की डील करते हैं, कभी मिराज लाते हैं, कभी F-17 ये लाते हैं, लेकिन फिर जो अपना जो है टेक्निकल नो हाउ अपना होना, अपना प्रोड्यूस करना, अपना उसको मेंटेन करना, वो जब तक वो कैपेबिलिटीज नहीं बनाएंगे, वो तो दूसरों के रहम करम पर होंगे। कभी ऐसे भी होता था, हमने देखा है पिछले, जब अमेरिका या दूसरे कंट्रीज किसी को हथियार देते थे तो कंडीशन होती थी हमारा, वंस यू यूज देम यू हैव टू सीक आवर परमिशन। यानी आप अगर हमारा हथियार दिया हुआ अगर F-16 लिया है तो हमसे आप इजाजत लेंगे, लेने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी जी, ये अजीब मजाक है। इन मुल्कों ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज उन्हीं के हाथ में दिए और उन्हीं के हाथ में हथियार। अब शायद रियलाइज हुआ होगा कुछ, लेकिन इसमें हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। इट विल टेक नाउ ईयर्स। अच्छा, ये कोई चीज नहीं है, अलादीन का जादुई चिराग नहीं है कि जिफी में पैदा हो जाएगा। इट विल टेक ईयर्स। अगर आप इस पर फोकस करोगे तकरीबन 4-5 साल लग जाएंगे, जहां पर आप इस पर फोकस करने की उनकी बहुत जरूरत है। यही उनको जो है प्रोटेक्शन देगा, सेफ्टी देगा, और मुल्क की डेवलपमेंट के लिए ये चीजें अहम है। और अपने फैसले रिलायंट होना चाहिए, और अपने फैसले खुद ले सकेंगे जब ताकत अपने हाथ में तभी लेंगे ना, तभी ले सकते हैं। देखिए, अगर इस वक्त ईरान किसी बड़े कंट्री के साथ कन्फ्रंट भी करता है, किसी बलबूते पर कर रहा है, बिकॉज ईरान ने एक चीज तो दिखाया है कि मैं सर्वाइव कर गया डिस्पाइट जो जैसे हैं इतने सैंक्शन, इतने अटैक्स, इतना ये करके, साजिशें करके, आई एम डियर, मुझे आप खत्म नहीं कर सके। बिल्कुल ना ईरान को खत्म कर सकते, और अब उनके जो प्रॉक्सीज जिनको कहा जाता है वो खुद इनकी नाक में दम इनके आ गया है, और वही इनको लग रहा है, वही उनको लग रहा है। यानी कि एक छोटी सी कंट्री जो हौतीज है, ये भी एक मलेशिया है, ये कोई कंट्री नहीं है, ये कोई कंट्री की आर्मी नहीं है। उन्होंने दुनिया के 20 कंट्रीज की अलायंस बन गई है उनको रोकने के लिए। जी और बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका इनको भी नॉन स्टेट एक्टर कहता है,
हूथियों को, और हमास को भी नॉन स्टेट एक्टर कहता है। उनकी भी हुकूमत को उन्होंने कबूल नहीं किया कभी। तो जिसकी हुकूमत हो उसे अगर हमारी मर्जी की हो तो कबूल करेंगे, हमारी मर्जी की ना हो तो हम कबूल नहीं करेंगे। लेकिन ताकत ग्राउंड पर जो कुछ हूथियों ने दिखाई है, जो हमास ने, हिजबुल्लाह ने दिखाई है, उसने साबित कर दिया है कि ताकत कहीं और है। ताकत सिर्फ अमेरिका और इजराइल के पास नहीं है जो दुनिया को बताई गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।